इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये क्वेश्चन कैसा आता भैया? क्वेश्चन सिंपली ऐसा पूछते, डेरिव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, दोनों का मतलब सेम है। जैसे वहां हमने एक्सियल पोजीशन में निकाला था या एंडोर पोजीशन में निकाला था, यहां बोलते हैं इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है? अगेन वी टेक टू चार्जेस इन डाइपोल -q and +q, placed at point A and B, and O is the center of the dipole, and each charge is at a distance L from the center of dipole, and we have to find the electric field intensity due to this dipole at point B, which is again at distance r from the center of dipole O। जैसे एक्सियल में भी सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस O से P की डिस्टेंस आ रही थी, यहाँ पे भी O से P की डिस्टेंस आ रही है, एक्सियल पोजीशन में ये AB की डायरेक्शन में था P पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन किसको कहते हैं भैया? जब P पॉइंट AB लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, AB को परपेंडिकुलर हो ये लाइन और बाइसेक्टर ने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो व्हेन पॉइंट P lies along the perpendicular bisector of the dipole axis, in that case this is called equatorial position or broad side on position। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू डाइपोल। अब इसको फोटो देखकर, जैसा कि पहले मैंने बताया, फिगर देखकर हमको रटना कुछ नहीं है, फिगर देखकर सिचुएशन क्या है उसको बोलना। प्रैक्टिस हम 11 से कर रहे हैं, जैसे देखें डायग्राम को और बोले, जैसा कि एक्जेक्टली वही कहना है जो हमने एक्सेल वाले में बोला था। ये सपोज AB इज अ डाइपोल consist of -q + q charge separated by distance 12, due to which electric field intensity to be determined at point P, which is at a distance r from the center of dipole O। यहाँ तक वैसा ही बोला जैसा कि हमने प्रीवियस डेरिवेशन में बोला था, लास्ट लाइन चेंज कर दी। क्या वहां बोला था पॉइंट P lies along एक्सियल पोजीशन, यहाँ बोलेंगे पॉइंट P lies along इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जो एक क्वेश्चन में लिखा है तो से बात लिखी रहेगी वैसे आप लिख देंगे, ठीक है? तो समझ में आया? ये हमको सिचुएशन बता दी क्या करना है। अब जैसा कि वहां क्या था, A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस फाइंड आउट की थी, यहां पर भी वही करेंगे कि फ्रॉम फिगर। अब AB और BP कैसे निकलेगा? हम A से P को जोड़ लेंगे और B से P को भी जोड़ देंगे, लाइन ड्रॉ कर दी AB और BP। अब देखिए PAO एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि OP AB पे परपेंडिकुलर है, तो PAO एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली PBOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल का बेस OA और OB दोनों की वैल्यू LL है। दोनों का परपेंडिकुलर PAO चाहे PBO हो, दोनों का परपेंडिकुलर OP आ रही है, ये दोनों साइड कॉमन होंगे, बेस और परपेंडिकुलर। तो हमको AP निकालना है, A से P या B से P। तो अगर हम ट्रायंगल PAO की बात करें तो हमको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं कि AB² इज इक्वल टू, यू कैन से और क्लियरली लिखना हो कि इन ट्रायंगल PAO AB² इज इक्वल टू हाउ मच? hypotenuse square is equals to perpendicular square, that is OP² plus OA square। अब यहाँ पर भी वैसे लिखना है, तो OP को जैसे आप देखिए ध्यान से देखेंगे, मैंने OP को वहां पर भी प्रीवियस डेरिवेशन में भी पहले लिखा था और OA को बाद में लिखा, यहाँ पर भी वैसे करना है। तो OP² plus OA² that is R² plus L², ये AP² की वैल्यू है, ठीक है? अब अगर हम कहें AP कितना, तो AP हो जाएगा R² plus L² का स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये वैल्यू हो जाएगी AP के स्क्वायर के लिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल
दैट इज आर स्क्वायर सेम आएगी वैल्यू प्लस एल स्क्वायर। ये बीपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए एपी स्क्वायर की जो आएगी वो बीपी स्क्वायर की वैल्यू है। बीपी कितना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए एपी और बीपी की दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है, परपेंडिकुलर भी सेम, तो हाइपोटेन्यूज भी सेम आएगी। मतलब ये वाली साइड भी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये वाली साइड भी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करते हैं, प्रोसीड वैसे ही करना है जैसे कि हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था। क्या किया था भैया, डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, फिर इंडिविजुअल अलग-अलग चार्ज के कारण p पर इंटेंसिटी निकाली थी। अब जहां पर इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम प्रैक्टिस में आ गया क्या, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां क्या रख देंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो p पे इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू डाइपोल, तो हम p पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं। इससे क्या होगा, अब ये डाइपोल की जो दोनों चार्ज -4 + 2, ये इस p पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है इस पर फोर्स लगाएंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है हम जानते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे पहले किया था। डिस्टेंस निकालने के बाद हम लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p ड्यू टू -q चार्ज एट a वाले -q चार्ज के कारण p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इट इज E1, वैल्यू इज 1/4π0। चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड रखना है, तो माइनस है, फिर भी यहां पर हम चार्ज की वैल्यू -q का मैग्नीट्यूड भी q ही होता है, तो नीचे आ जाएगा ab²। वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड ab²। ab की वैल्यू इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दी √r² + l², बट ab² की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे हम यहां 1/4π0 q/r² + l²। फिर बता दें एक बार, यहाँ जो उसमें गलती करते हैं, AP² की वैल्यू ऑलरेडी r² + l² है, क्योंकि AP की वैल्यू रूट है। अब यहाँ लिखते समय जनरली क्या गलती करते हैं हम एग्जाम में, AP² है, r² + l² का और स्क्वायर लगा देते हैं जोश में, तो जोश में क्या आराम से करना। ये हो गया E1। अब इसकी डायरेक्शन जैसे पहले निकाली थी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, ये -q चार्ज जो a पे रखा है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो E1 की डायरेक्शन क्या लिख सकता हूं, p से a, जैसे पहले लिखा था। E1 हमेशा -q चार्ज वाली डायरेक्शन p से a होती है, तो मैं यहां पर एक एरो लगा देता हूं कि ये -q चार्ज इस +1 चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये E1 की डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग pa। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये तो वैल्यू लिख दी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यहां आ गया अलोंग PA। ऊपर एरो लगाना जरूरी है, P से A डायरेक्शन में होगी E1। अब E2 सिमिलर बहुत से मैनर में वैसा डेरिवेशन होते हैं दोनों, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। अगेन से रूटीन वाली बात लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +q चार्ज एट B। p पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी से E2 है 1/4π0 q/bp²। वी ऑलरेडी determined this value of bp² कितनी है, 1/4π0 q/r² + l²। नहीं, इसका स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि bp की वैल्यू यहां हमने रखी है रूट में, तो bp² निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अब ये E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, यानी अलग-अलग चार्ज के कारण p पे इंटेंसिटी निकालनी है, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी p पे निकालना है। अब इसकी पहले E2 की डायरेक्शन निकालनी है। E2 की डायरेक्शन क्या होगी आप खुद ही बताइए, +1 चार्ज मैंने रखा है p पे और ये पॉजिटिव चार्ज है b पे, ये पॉजिटिव चार्ज p वाला इस +1 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो डायरेक्शन आएगी E2 की वो b से p डायरेक्शन आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में E2 आएगा। ठीक है, तो E1 होगा अलोंग PA और E2 होगा अलोंग BP। तो यहां हम इसकी डायरेक्शन लिख देंगे अलोंग BP ऊपर है। ठीक है, अब E1 E2 मालूम पड़ जाए तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अलग-अलग चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकाले उसका वेक्टर सम दे दो।
प्रीवियस डेरिवेशन में E1 E2 जस्ट अपोजिट थे, तो उनका वेक्टर सम हमने डायरेक्टली ले लिया कि बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस कर दिया कि दो फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा उन दोनों के डिफरेंस के बराबर, बिगर माइनस स्मॉलर। अब यहाँ पर देखिए दो इंटेंसिटी E1 E2 दो वेक्टर लग रहे हैं, दोनों वेक्टर जो है ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायपोल के काम हो जाती E1 + E2, अपोजिट होते तो जैसे पहले किया था E1 - E2। अब यहाँ पर E1 E2 की डायरेक्शन नाइदर सेम ना अपोजिट, पहली बात। दूसरी बात E1 E2 की वैल्यू देखिए, ये E1 की वैल्यू, ये E2 की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, E1 E2 की वैल्यू सेम। ये बात हमने वर्ड में लिखेंगे भैया, बस देखते जाना डायग्राम को कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, E1 E2 are equal in magnitude, but acting in different direction। अब इनके डायरेक्शंस अलग अलग है, ना तो सेम है ना अपोजिट, acting in different direction। अब इनके वेक्टर सम कैसे दें, तो हम कहेंगे कि सपोज इनका वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ से निकालना पड़ेगा, जो हमने 11 में पढ़ा था। तो अब सबसे पहले दो वेक्टर का अगर पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकालना तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी मालूम होना चाहिए। हम ऑलरेडी वो फार्मूला जानते हैं, लिखते हैं बाद में, पहले हम सिचुएशन को क्लियर कर दें। ये मान लीजिए PAO एंगल थीटा है, PBO एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल है तो एंगल भी सेम होगा। अब देखिए AB के पैरेलल में लाइन खींच देता हूं, ये P से ड्रा लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम P। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E2 का हॉरिजॉन्टल से एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला E1 का भी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल थीटा होगा। अब इस डायग्राम को देखकर हम बता सकते हैं कि E1 E2 के बीच में क्या एंगल होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन E1 E2? थीटा और थीटा दोनों को जोड़ लिया तो ये एंगल E1 E2 के बीच का आ गया 2 थीटा। अब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड पता है E1 E2, दोनो't के बीच का एंगल मालूम है, तो पैरेललोग्राम लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं भैया बहुत इजीली। यही बात पहले हम लिखे कि E1 E2 इक्वल बट एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, and it is clear from figure that angle between E1 and E2 is equals to 2 theta। E1 E2 के बीच में एंगल 2 थीटा है, ये हमने डायग्राम से लिख दिया, बस हो गया, बहुत इजी है। अब देखिए सिचुएशन को थोड़ी अलग बनाता हूं। ये E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मालूम हो, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लिखेंगे कि यूजिंग parallelogram law of vector addition, the resultant electric field intensity at point P is given by, थोड़ा ये भी बता दें अलग से डायग्राम बना कि अगर दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट का फार्मूला हमने 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि R इज इक्वल टू, दोनों वेक्टर AB का रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये फार्मूला था हमारा। अब यहाँ पर हमारे केस में AB की जगह हमारे पास क्या है, E1 और E2, और एंगल थीटा के प्लेस पे हमारे पास है एंगल, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 2 थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, यानी दोनों E1 E2 का रिजल्टेंट यहाँ पर E है जैसे कि पहले भी लिखा था, तो दिस इज इक्वल
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 2 थीटा, क्योंकि एंगल दोनों वेक्टर E1 और E2 के बीच का यहाँ 2 थीटा ये बोलना नहीं है। ओके, अब देखिए सिंस E1 इज इक्वल टू E2, ये दोनों वैल्यू सेम है, अभी हमने डेरिव की, तो हम E2 को भी रिप्लेस कर देंगे E1 से, दैट इज E इज इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 cos 2 theta. So this can be simplified as root of E1 square to E1 square plus 2 E1 square cos 2 theta. In the square root, taking 2 E1 square as common, so this can be written as root of 2 E1 square common ले लिया 1 plus cos 2 theta. अब हम फिर हमारा मैथमेटिक्स का नॉलेज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिजिक्स खत्म है, सिर्फ मैथ्स का नॉलेज लगेगा। कैसे? हम जानते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री कि cos 2 थीटा, इसको सिंपलीफाई करना है बस कुछ नहीं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ 2 थीटा था, एंगल को हाफ कर देंगे तो ऐसा फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो वो फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, cos 2 थीटा को रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 2 E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंगल 2 थीटा था उसका थीटा कर दिया, ये फार्मूला लगा दिया, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, जैसा कि मैथ्स में पूछ रहे नहीं है, आपको सब क्लियर दिखता क्या करना है, फिर क्लियर दिखेगा आपको क्या करना है। अब देखिए 2 E1 स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर, तो 2 into 2 हो गया 4 E1 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा रिजल्ट है। अब देखिए स्क्वायर रूट के बाहर जब 4 आएगा तो बन जाएगा 2, E1 स्क्वायर बाहर आएगा तो हो जाएगा E1, cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो cos थीटा, तो दिस कैन आल्सो बी सिंपलीफाइड एज, इसको और सिंपलीफाई कर दीजिए तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू, कहां से चले थे 2 E1 cos थीटा, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल निकालना है तो हमको दो वैल्यू पता होना चाहिए, E1 जो हमको पता है और cos थीटा जो नहीं मालूम। अगेन कंसिडर दिस डायग्राम, इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं, डायग्राम को कंसिडर करते हैं तो हमें cos थीटा पता लग जाएगा, क्योंकि एंगल PAO या PBO दोनों थीटा है, यहां से cos थीटा निकालना है, हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल PAO, PAO ट्रायंगल में देखिए PAO cos थीटा जो हमको चाहिए इक्वेशन 1 के लिए, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो वी कैन राइट नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E1 एंड cos थीटा इन एवर इक्वेशन 1, अब दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू 2 इनटू E1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1 अपॉन 4/0 q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देख लीजिए इतनी ही थी, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं था, एंड cos थीटा इज L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगेन न्यूमरेटर को पहले सिंपलीफाई करते हैं, रिराइट करते हैं, 1 अपॉन 4/0 कांस्टेंट इसको पहले लिख लेते हैं, फिर यहां पर q इनटू 12 लिख देता हूं हमारे कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमको मालूम है q इनटू 12 p से रिप्लेस होता है, तो q इनटू 2l साथ में लिख दिया, इन द डिनोमिनेटर यहां r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1 है, और ये रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, तो पावर 1 और हाफ यहां डायरेक्टली करता हूं मैं, क्या है इसके बाद लेते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और यहां आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, ये अब बहुत इजी हो गया, कैसे न्यूमरेटर में q into 12 को हम स्मॉल p लिख सकते हैं, तो सिंस q into 12 is equal to small p, dipole moment, and here in the denominator r square plus l square की यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1.2 है, तो एक में आधा जोड़ेगा 1.5 यानी कि 3/2,
तो we can write E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R square plus L square to the power 3 by 2. This is the final form of electric field intensity due to dipole in equatorial position. लास्ट में लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। तो ये फाइनल फार्मूला आ गया हमारा। वहां आया था 2pr upon r square minus l square का होल स्क्वायर एग्जैक्ट फार्मूला, यहां पर आया ये। ठीक, अब इसमें फिर वैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे जैसे वहां किया था। ऐसे if l is very very much less than r, l बहुत छोटा है r की कंपैरिजन में, तो r square plus l square approximately written as r square, जो छोटा है उसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, l के वैल्यू बहुत कम आएगी, l स्क्वायर की और कम आएगी, नेगलेक्ट कर दिया। therefore we can write E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r square, क्योंकि l स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया, ये पावर 3 by 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो we find a final form of approximate formula P upon r cube, again Newton per coulomb. So this is the final form of electric field intensity due to dipole in equatorial position. वहां आया था एक्सियल पोजीशन में अप्रोक्सीमेट फार्मूला, ये एग्जैक्ट फार्मूला कहलाता है जिसमें r और l दोनों लेते हैं। अप्रोक्सीमेट फार्मूले में l को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला एक्सियल के केस में आया 2p/r³ इस कांस्टेंट के साथ में, यहां आया p/r³। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है जो पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है मेन एग्जाम। क्या intensity due to dipole in axial and equatorial position is equals to 1:2:1 नॉन तो जब एक्सियल पोजीशन था तो यहाँ 2p/r³ आया था, इक्वेटोरियल में p/r³ आया था, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल में क्या हो जाएगा 2:1। ये आंसर सही है, पर दोस्तों यहाँ पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो उल्टा पूछ लेते हैं, तो एक बात याद रखिए ताकि बोले जैसे सीधे जाना मास्टर ने बताया था 2:1 ऐसा नहीं, कभी कभी उल्टा पूछ लेते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन उल्टा है तो ये इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल करेंगे तो याद रखो 1:2 याद रखना है। दैट्स ऑल, दिस इज फिनिश।